ये कहानी है एक सफ़र की, पुष्पा का सफ़र कि किस तरह एक गरीब मजदूर उस जगह पर राज करता है। तो आज के इस मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा द राइज को। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है एक खास किस्म के लकड़ी के बारे में। ये लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का नाम है लाल चंदन। इस लकड़ी का डिमांड जापान जैसे देशों में बहुत है। इन लकड़ियों से एक खास किस्म का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है, जो कि वहाँ पर लोग इसे महंगे तोहफे के रूप में देना पसंद करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लकड़ी सिर्फ और सिर्फ भारत के सिरसाचलम जंगल में मिलती है। फिर ये स्टोरी फोकस करती है एक गरीब लड़के के ऊपर। ये लड़का वैसे तो मजदूर होता है और इसका नाम पुष्पा होता है। इस लड़के की खासियत ये होती है कि ये कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता है और इसकी यही आदत इसको आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाली थी। पुष्पा की ना झुकने वाली आदत से इम्प्रेस होकर वहाँ पर उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम केशव होता है। एक बार पुष्पा मजदूरी करने के लिए सिरसाचलम के जंगल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ काटने के ज़्यादा पैसे मिलते थे। क्योंकि वो लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं थी, वो लकड़ियाँ थी लाल चंदन। साथ साथ वहाँ पर लकड़ियों को काटना गैर कानूनी था, इसीलिए वहाँ पर लकड़ियों को काटने के ज़्यादा पैसे मिलते थे। तभी लकड़ियाँ काटते हुए वहाँ पर एक पुलिस की एंट्री होती है। पर पुलिस के आने की सूचना मिलने पर सारे मजदूर वहाँ से भागने लगते हैं। तो फिर पुष्पा वहाँ पर सभी मजदूरों को रोकते हुए कहता है कि हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमने दिन भर इन सभी चीज़ों के लिए मेहनत किया है। उसके बाद पुष्पा कुछ दिमाग लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का सीन, जहाँ पर एक पुलिस की एंट्री होती है। ये पुलिस का नाम होता है गोविंदम। ये पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और ये इस तरह के इलीगल काम को रोकने में काफ़ी माहिर होता है। ये अपनी टोली के साथ वहाँ पर एंटर करता है तो वहाँ पर सारे लोग बैठकर ताश खेल रहे होते हैं, जिस पर पुलिस पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम अपनी यहाँ बकरियाँ चलाने आए हैं। उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि अगर तुम बकरियाँ चला रहे हो तो तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ी की। और इसी बात में पुष्पा और गोविंदम के बीच में वहाँ पर छोटी सी झड़प हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोविंदम को कोई सबूत ना मिलने के कारण वो वहाँ से अपनी टोली के साथ निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लकड़ियाँ जिनको पुष्पा ने पेड़ के ऊपर अपनी चालाकी से टांग दिया था ताकि वो पुलिस की नज़र में ना पड़े, और पुलिस के जाने पर वहाँ से लकड़ियाँ उतार लेते हैं। और यही होती है पुष्पा की खासियत कि पुष्पा अपने दिमाग से कभी भी पुलिस के हाथों नहीं पकड़ाता है। पर पुष्पा की एक कमजोरी भी थी, वो कमजोरी आपको पता चलेगी आने वाली स्टोरी में। अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार पुष्पा बाकी मजदूरों के साथ लाल चंदन की लकड़ियां काट रहा होता है, तभी वहां पर गोविंदम की एंट्री होती है। गोविंदम अपनी पूरी टोली के साथ वहां पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग को देखकर वहां से जितने ही मजदूर होते हैं डर के मारे भागने लगते हैं, पर पुष्पा वहां पर डरता नहीं है। वो वहां पर लाल चंदन से भरी हुई ट्रक को पुलिस की नज़रों के सामने से लेकर निकल जाता है। पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, पर पुष्पा एक सेकंड में वो पूरी की पूरी गाड़ी को गायब कर देता है। पुलिस वहां पर पुष्पा को पकड़ती है, पर वो गाड़ी को नहीं पकड़ती है। उसके बाद पुलिस पुष्पा को पकड़कर थाने लेकर जाती है। वहां पर वो पुष्पा को रात भर मारती है। उसके बाद भी पुष्पा ये नहीं बताता है कि वो ट्रक कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पुष्पा को छुड़ाने के लिए दो लोगों की एंट्री होती है, जिसमें से एक का नाम जग्गा रेड्डी होता है और दूसरे का नाम जॉली रेड्डी होता है। ये दोनों भाई होते हैं और इन दोनों से बड़ा एक और भाई होता है जिसका नाम होता है कोंडा रेड्डी। और ये तीनों भाई ही मिलकर वहाँ पर उस एरिया में लाल चंदन का बिजनेस को ऑपरेट करते थे। उसके बाद जग्गा और जॉली रेड्डी मिलकर पुष्पा की बेल करवाते हैं और पुष्पा वहाँ पर उनसे 5 लाख रुपए लेता है, और उसके बदले पुष्पा ट्रक से भरा हुआ माल पुष्पा ने कहाँ पर छुपाया है वो उन दोनों भाइयों को बताता है। उसके बाद पुष्पा उस पैसे से तुरंत एक नई कार खरीदता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पुष्पा की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। पुष्पा के जो फादर होते हैं, उनकी जो लवर होती है पुष्पा, उनका ही बेटा होता है। पुष्पा के पिताजी के बेटे कभी पुष्पा को अपना भाई नहीं मानते थे। वो पुष्पा और उसकी माँ के साथ बहुत ही अत्याचार किया करते थे, ये बोलकर कि वो उनका नाजायज बेटा है। यहाँ तक कि वो पुष्पा को अपने परिवार का सरनेम भी यूज नहीं करने देते थे। और यही थी पुष्पा की सबसे बड़ी कमजोरी कि अगर पुष्पा को कोई उसके फैमिली के बारे में पूछता या उसके बाप के नाम को लेकर कोई मजाक उड़ाता तो वो उसे अपनी माँ का अपमान लगता, और इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता, और यही उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से जाकर मिलता है और वो उसे बताता है कि आपका माल मैंने 2 बार पुलिस के हाथों से बचाया है और मेरे पास ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जिससे मैं आपके माल को पुलिस से बचा सकता हूं और चेक पोस्ट इजीली पार करवा सकता हूं। कोंडा रेड्डी अपने माल पार करवाने का सारा काम पुष्पा को दे देता है। उसके बदले में वो पुष्पा को 1 करोड़ पर 5 लाख रुपए का कमीशन देता है, जिस पर पुष्पा उन्हें कहता है कि मुझे 1 करोड़ पर 5 लाख रुपए तो नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ पर 4% चाहिए। फिर केशव उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि अगर मैं उससे 5 लाख रुपए लेता तो वहाँ पर मैं उसका नौकर रहता, पर आज मैंने अगर उससे 4% लिया है तो आज से मैं उसका पार्टनर हुआ। इससे मुझे उसके सामने कभी झुकना नहीं पड़ेगा।
अब पुष्पा अपनी चालाकी से किसी न किसी तरीके से चेकपोस्ट से माल क्लियर करवाता था। कभी वो दूध के टैंकर में, कभी वो ट्रैक्टर में, कभी एम्बुलेंस में, किसी न किसी तरीके से इस तरह पुष्पा अपने दिमाग से माल पार करवा रहा था। तभी पुष्पा को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि उसी गांव की रहने वाली थी। उसके पिताजी पुष्पा के अंदर ही ड्राइवर का काम करते थे। फिर यहाँ पे शुरू होती है पुष्पा की लव स्टोरी। पुष्पा उस लड़की को हमेशा देखते रहता था, पर वो लड़की पुष्पा को कभी नहीं देखती थी। पुष्पा की परेशानी देखकर पुष्पा का दोस्त केशव उसका एक सोल्यूशन निकालता है। वो एक दिन श्रीवल्ली, जिससे पुष्पा प्यार करता है, उसके दोस्तों से मिलता है और उसको कहता है कि उन लोगों को 1000 रुपए देगा, पर उनको उनका एक काम करना पड़ेगा। उनकी दोस्त श्रीवल्ली को पुष्पा को प्यार से देखना होगा। उसके दोस्त इस बात पर एग्री हो जाते हैं और वो श्रीवल्ली को भी इस बात के लिए एग्री कर देते हैं। दूसरे दिन मंदिर में श्रीवल्ली पुष्पा को हंसते हुए देखती है, जिसपे पुष्पा को लगता है कि श्रीवल्ली उसे पसंद करती है और वो उससे बात करने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो बात करता है, श्रीवल्ली उसे कहती है, मैं तुम्हें कोई पसंद वसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे दोस्त केशव ने मुझे 1000 रुपए दिए थे ताकि मैं तुम्हें देखकर हंसूं। इस बात का पता लगने पर पुष्पा केशव को बहुत मारता है। फिर पुष्पा केशव से कहता है कि अगर 1000 रुपए में श्रीवल्ली ने मुझे देखकर मुस्कुराया है तो तू उसे 5000 रुपए दे और उसे बोल मुझे किस करेगी। केशव ठीक ऐसे ही करता है और दूसरे दिन श्रीवल्ली अपने दोस्तों के साथ ब्रिज पर आती है पुष्पा को किस करने के लिए। पर जब पुष्पा को वो किस करने वाली होती है तो वो बताती है कि उसको किस नहीं करना है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी पहली किस अपने होने वाले हस्बैंड को देना चाहती है। इतना कहकर श्रीवल्ली वहाँ से रोने लगती है और रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस एक गाड़ी को पकड़ लेता है जिसमें श्रीवल्ली के फादर होते हैं और उस गाड़ी को पकड़कर वो उनको बहुत मारता है और वो उसके फादर से कहता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, पर मेरे छोड़ने का शर्त बस एक होगा कि तुमको पुष्पा को मेरे अंदर अरेस्ट करवाना होगा। उसके बाद कहानी में इंट्रोड्यूस होता है मंगलम श्रीनु। मंगलम श्रीनु वो आदमी होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये कोंडारेड्डी से माल लेकर माल को चेन्नई में मुरुगन तक पहुंचाता है। मुरुगन वहां से माल को विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। मंगल श्रीनु अपने करोड़ों के माल को कुछ दिन के लिए कोंडारेड्डी के गोडाउन में रखवा देता है और वो कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मेरे माल का ध्यान रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर श्रीवल्ली के पिताजी पुलिस को ये बात बता देते हैं कि लाखों टन का माल उनके यहाँ के गोडाउन में पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस दूसरे दिन वहाँ पर छापे मारने के लिए आ रहा होता है। ये बात जब कोंडारेड्डी को पता चलती है तो कोंडारेड्डी पुलिस के आने के पहले पुष्पा को ये कहता है कि पुलिस को हमारे गोडाउन का एड्रेस मिल गया है और वो हमारे यहाँ छापेमारी करने आ रहे हैं। पुष्पा उन्हें विश्वास दिलाता है कि उनका ये माल को वो कुछ नहीं होने देगा। उसके बाद पुष्पा सभी से कहता है कि उनका जितना भी माल गोडाउन में पड़ा हुआ है सभी बगल में बहती हुई नदी में फेंक दिए। उसके बाद वो कुछ पैसे देकर केशव के कान में कुछ कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद पुष्पा वहाँ के सारे मजदूरों के साथ मिलकर सारी लकड़ियों को जल्दी से जल्दी नदी में बहाने लगता है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन्हें एक भी लकड़ी वहाँ पर नहीं मिलती है। दूसरी ओर उसका दोस्त केशव डैम पर जाता है और डैम के सिक्योरिटी को कहता है कि डैम को जल्दी से जल्दी बंद कर दो। इससे सारी लकड़ियाँ बहती हुई आती हैं और डैम पर रुक जाती हैं। इस तरह पुष्पा करोड़ों का माल एक बार में बचाकर वहाँ का हीरो बन जाता है। अब जब पुष्पा ने इतने करोड़ का माल बचा लिया था तो वहाँ पर पुष्पा के लिए एक बहुत खास पार्टी दी जाती है और इस पार्टी में पुष्पा को ये पता चलता है कि श्रीनु उनसे माल 25 लाख पर टन में खरीदकर आगे माल 2 करोड़ पर टन में बेच रहा है। ये बात वो कोंडारेड्डी से भी शेयर करता है, पर कोंडारेड्डी कहता है कि हम श्रीनु से डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते हैं, पर तुम अगर श्रीनु से बात कर हमारे माल का रेट बढ़वाते हो तो हमको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हम तुमको दे देंगे। उसी पार्टी में केशव श्रीवल्ली के पिताजी से बात करता है और उससे कहता है कि अपनी बेटी की शादी पुष्पा से करा दो। पुष्पा को ऊंचे जात का समझकर श्रीवल्ली के पिताजी इस शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन ही पुष्पा की सगाई श्रीवल्ली के साथ होने लगती है। पुष्पा की सगाई में उसके भाई वहाँ पर आ जाते हैं और वो शादी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। वो सगाई को रोकते हुए कहते हैं कि इस लड़की का कोई जात नहीं है, ना ही इसके खानदान का कोई अता पता, और पुष्पा की माँ की भी इंसल्ट करते हैं, जिससे पुष्पा वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने भाइयों से लड़ने लगता है। पुष्पा की इस झड़प में उसकी माँ का सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे उनको काफी चोट आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है और उनकी माँ सही सलामत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा मंगलम श्रीनु के घर गया होता है। मंगलम श्रीनु पुष्पा के सामने एक आदमी को मार रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने 1 टन के बदले 25 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। और उसके बाद मंगलम श्रीनु का साला उस आदमी को मार देता है। इस चीज को देखकर पुष्पा बिल्कुल भी नहीं डरता है।
उसके बाद श्रीनु उससे पूछता है कि पुष्पा तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो पुष्पा उसे बताता है कि मैं भी यहाँ पर 25 का 50 करवाने आया था, पर यहाँ पर कितना रिस्क है ये देखकर मैं 25 का 50 नहीं बल्कि 1 करोड़ लूंगा, और अगर तुमने मुझे 1 टन का 1 करोड़ नहीं दिया तो मैं माल डायरेक्ट चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। पुष्पा की ये बातें सुनकर वहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसी के लिए एक बंदा अभी अभी मारा गया था। और पुष्पा जैसे ही ये बोलता है वहाँ पर श्रीनु के आदमी पुष्पा को मारने के लिए जाते हैं। पुष्पा उन सबको बहुत मारता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है, कोई उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच जाता है मुरुगन के पास। मुरुगन से वो डायरेक्ट डील करता है कि अब से मैं माल श्रीनु को नहीं बल्कि मैं डायरेक्ट तुमको बेचूंगा, और वहाँ पर वो उनसे डील क्रैक कर आ जाता है। कोंडा रेड्डी भी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और अब से कोंडा रेड्डी और पुष्पा दोनों 50-50% के पार्टनर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि श्रीवल्ली के पिताजी को कोंडा रेड्डी बहुत मारता है, क्योंकि श्रीवल्ली के पिताजी ने पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को ये बताया था कि उनका गोडाउन कहाँ पर है। जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के पिताजी को जान से मारने वाला होता है, तभी वो श्रीवल्ली के पास एक खबर भिजवाता है कि अगर वो एक रात के लिए जॉली रेड्डी के साथ रहेगी तो उसके पिताजी को दूसरी सुबह छोड़ दिया जाएगा, वरना उसके पिताजी को सुबह होने से पहले वो लोग मार देंगे। श्रीवल्ली मजबूर थी और वो अपनी पिताजी की जान बचाने के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है। पर जॉली रेड्डी के पास जाने से पहले श्रीवल्ली पुष्पा से मिलती है और पुष्पा से मिलकर वो उससे बताती है कि वो भी पुष्पा को उतना ही प्यार करती है जितना पुष्पा उसे करता है। पुष्पा ये बात सुनकर श्रीवल्ली के साथ जॉली रेड्डी के पास जाता है और वो जॉली रेड्डी को वहाँ पर बहुत मारता है और उसे मार मार कर वहाँ पर वो अधमरा कर देता है। साथ साथ पुष्पा श्रीवल्ली की पिताजी को भी छुड़ा लेता है। उसके बाद जॉली रेड्डी को मारकर पुष्पा अपने घर जा रहा होता है, तभी जॉली रेड्डी उसे कहता है कि इसके बारे में मैं अपने भैया से नहीं बताऊंगा, पर इसका बदला मैं तुमसे खुद लूंगा। एक दिन पुष्पा और केशव बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह जॉली रेड्डी को मारा, और इस बात को कोंडा रेड्डी पुष्पा के घर के बाहर सुन लेता है। कोंडा रेड्डी उस वक्त रिएक्ट तो नहीं करता है। उसके ठीक दूसरे दिन कोंडा रेड्डी अपने गुंडों और पुष्पा के साथ काम में जाता है। काम से रिटर्न होते वक्त कोंडा रेड्डी पुष्पा के मुंह में कपड़ा बांध देता है। उसके बाद कोंडा रेड्डी और उसके गुंडे पुष्पा को बहुत मारते हैं। उसके बाद कोंडा रेड्डी पुष्पा को गोली मारने वाला होता है, तभी एक गोली पीछे से आती है जिससे कोंडा रेड्डी मर जाता है। अब यहाँ पर दरअसल ये होता है कि कोंडा रेड्डी, उसके भाई जक्का रेड्डी और पुष्पा को मारने के लिए एक दूसरी गैंग यहाँ पर आई होती है, और ये दूसरी गैंग और कोई नहीं बल्कि मंगलम श्रीनु ने भेजी होती है। इस गैंग को जो लीड कर रहा होता है वो और कोई नहीं मंगलम श्रीनु का साला होता है। अब वो गुंडे कोंडा रेड्डी को मारने के बाद कोंडा रेड्डी की गैंग पर और उसके भाई पर हमला कर देते हैं। पुष्पा वहाँ के सभी गुंडों को बहुत बहादुरी से मारता है और वो जक्का रेड्डी की भी जान वहाँ पर बचा लेता है। उसके बाद पुष्पा मंगलम श्रीनु को भी साले को मार देता है। उसके बाद मंगलम श्रीनु, एमएलए, पुष्पा और वहाँ के जितने भी लाल चंदन बेचने वाले होते हैं उन सब की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सबको पुष्पा ये बता देता है कि किस तरह उसने 1 टन माल 1.5 करोड़ रुपए में चेन्नई में मुरुगन को बेचा है, और किस तरह मंगलम श्रीनु उन सब से चीट कर रहा है। उन सबको पर टन का 25 लाख देकर वहाँ पर वो उनसे 2 करोड़ रुपए पर टन का चार्ज कर रहा है। जब सबको ये पता चलता है कि मंगलम श्रीनु सबके साथ चीट कर रहा है, सारे के सारे लोग मंगलम श्रीनु के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो लोग अपना माल पुष्पा को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पर पुष्पा को वो पोस्ट मिल जाती है जो पोस्ट मंगलम श्रीनु की पहले थी, और यही कहानी थी पुष्पा की कि किस तरह वो एक गरीब मजदूर से उस जगह का किंग बन बैठा। पर कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पुष्पा को मारने के लिए मंगलम श्रीनु और उसकी बीवी और जॉली रेड्डी वेट कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की। इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम भंवर सिंह शेखावत होता है। इसका ट्रांसफर अभी अभी यहाँ पर हुआ होता है। ये पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा सा सनकी होता है। पुष्पा जिस तरह किसी के सामने झुकता नहीं है, ठीक उसी तरह इस पुलिस इंस्पेक्टर को लोगों को अपने सामने झुकाने अच्छे से आता है। अब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से कुछ ही दिनों में होने वाली होती है। पुष्पा भंवर सिंह शेखावत से मिलने जाता है ताकि वो उसके धंधे के बीच में रुकावट ना पड़े। उसके बाद पुष्पा पहुंचता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर पुष्पा भंवर को 1 महीने का कमीशन देता है, पर पुष्पा के बात करने का स्टाइल भंवर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि पुष्पा के बात करने के स्टाइल से भंवर सिंह को उसकी बातों में अपने लिए इज्जत दिखाई नहीं देती है। इसलिए भंवर सिंह वहाँ पर पुष्पा को सबके सामने बेइज्जत करता है, और बेइज्जत करते हुए वो पुष्पा की माँ और उसकी वाइफ को ही बेइज्जत करता है। पुष्पा वहाँ पर समझ जाता है कि इसे इज्जत देना पड़ेगा, इसीलिए वो वहाँ पर उसे इज्जत देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये इंसिडेंट होने के बाद पुष्पा भंवर सिंह की सारी बातें मानने लगता है और सभी को ये लगने लगता है कि पुष्पा को झुकाने वाला कोई एक आ गया है। उसके बाद सीन आता है पुष्पा की शादी के दिन का।
पुष्पा अपनी शादी के मंडप से गायब होता है। सभी पुष्पा को ढूंढ रहे होते हैं पर पुष्पा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं पुष्पा को, जो कि अपनी शादी को छोड़कर भंवर सिंह के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। वहां पर भंवर सिंह के साथ पार्टी करते हुए वो उसे गिनाता है कि किस तरह उसने उसकी बीवी और उसकी माँ की इंसल्ट की, और उसकी माँ और उसकी बीवी की इंसल्ट करने के लिए पुष्पा भंवर सिंह को वहां पर डराता है और उसे ये भी कहता है कि अब से तेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, और उसे नंगा कर उसे भेज देता है, और अब से भंवर सिंह को किसी भी तरीके का कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये कहकर पुष्पा वहां से चला जाता है। उसके बाद पुष्पा अपनी शादी में पहुंचता है। शादी में पहुंचने के बाद श्रीवल्ली उससे पूछती है कि तुम शादी के वक्त कहाँ गए थे। तो पुष्पा बोलता है कि किसी ने पुष्पा को फ्लावर समझा था, उसे मैंने बता दिया कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। और यहाँ से खत्म होता है पिक्चर का पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जॉली रेड्डी, श्रीनु और भंवर सिंह से पुष्पा किस तरह निपटता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।